नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना के नए केस का ग्राफ भले ही कम हो रहा हो, लेकिन महामारी के इस दौर में महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पेट्रोल, डीजल हो या फिर रसोई गैस, इन सब के दाम में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अब पेट्रोल की कीमत लगभग पूरे देश में 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई है और इसलिए लोगों में अब इसको लेकर के गुस्सा देखने को मिल रहा है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। विपक्ष ने महंगाई के लिए सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में महंगाई के खिलाफ आज प्रदर्शन हुआ है। किसान समेत तमाम दूसरे संगठनों ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी को जताया। तो बड़ी बहस में आज सबसे पहले अलग अलग जिलों की कुछ तस्वीरों को आपको दिखाते हैं, जहां आप देखें महंगाई को लेकर के कैसे विरोध आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किया गया। यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, महम, अंबाला, चरखी दादरी, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली जब विरोध बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के जताया गया। हॉर्न बजा करके भी आज विरोध प्रदर्शन हुआ है। केंद्र सरकार से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इन सब की कीमतों को कम करने की मांग को करते हुए आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हाईवेज के किनारे या फिर सभी शहरों के अंदर इस तरीके से यह विरोध आज किसान संगठनों के द्वारा किया गया है। अब महंगाई को लेकर के जनता की आवाज को बुलंद करते हुए किसान मोर्चा के आह्वान पर यह विरोध हुआ है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया था बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, लेकिन अब किसानों ने भी बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के ये विरोध जताया है। आज जो किसान है, इन डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, इतने महंगाई हो गई है कि आज पेट्रोल और डीजल खरीदना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया। तो इनको आज हाथों से खींच के, ऊंट से खींच के जो है रोड के ऊपर प्रदर्शन किया जा रहा है। जब ये सरकार सत्ता के अंदर आई थी उस टाइम जो है कच्चे तेल की जो कीमत है वो $150 प्रति बैरल से भी ज़्यादा थी और पेट्रोल की जो कीमत है वो 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हुआ करती थी और रसोई गैस जो है उसकी कीमत है वो 250 रुपये हुआ करती थी। और तब ये जब महंगाई बढ़ती थी तब ये नंगे होकर सड़कों के ऊपर प्रदर्शन किया करते थे, गैस सिलेंडर हाथों में लेकर और सड़कों के ऊपर कपड़े उतार के ये प्रदर्शन किया करते थे। चिंतित है किसान मोर्चा और समझ भी है कि लगातार जो रसोई गैस के रेट बढ़े, लगातार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे, अगर इसको बारीक करें तो शाम तक का ट्रैक्टर साथी बन जाता है। जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे, किराया जिस चीज का बढ़ेगा हर चीज महंगी होगी। जो इस देश में निरंतर गैस, पेट्रोल, डीजल और दूसरी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन था, रोष प्रदर्शन था कि सरकार इन पर लगाम लगाए और इन बढ़े हुए कीमतों को वापस लेने का काम करे। मोदी सरकार ने जिस रूप से महंगाई बढ़ा रखी है, तेल के रेट हर रोज़ बढ़ाए जाने लग रहे हैं और ख़ास तौर के ऊपर पिछले 1 महीने में अगर आप देखोगे तो 17 बार तेल के, डीजल के, पेट्रोल के रेट बढ़े हैं और तेल का जो आंकड़ा है वो 100 रुपये से मतलब ज़्यादा पार कर चुके हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात इस बात की है कि पिछले 1 साल के अंदर मोदी सरकार ने जितना टैक्स से वेट के द्वारा कारपोरेट के जो टैक्स लगाया जाता है उसको वह मिला के भी जो टैक्स लगता है उससे भी कहीं ज़्यादा 5.25 लाख करोड़ रुपए अकेला पेट्रोल और डीजल से टैक्स से वसूल करके ना जनता की खाल उतारी गई है। चाहे पेट्रोल का हो, गैस के दाम आप देख लें, पिछले जब से ये सरकार आई है रोजाना मतलब गैस के दाम बढ़ते हैं, कभी कम नहीं हुए। 834 रुपये का एक सिलेंडर हो गया और जो कमर्शियल है उसका तो कहना ही क्या है। तो आज स्थिति लोग कैसे, और कारखाने, अभी आनंद जैसे बता रहा था भाई 23 करोड़ लोग बेरोजगार, वो जो है गरीबी की रेखा से नीचे चले गए मोदी सरकार आने के बाद, और मजदूरों की तनख्वाहें नहीं मिलती। तो डीजल के, पेट्रोल के, रसोई गैस के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। आम आदमी के मुंह से निवाला छीना जा रहा है। तमाम जरूरत की चीजें, खाद्य वस्तुएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। आम आदमी की पहुंच से राशन दूर होता जा रहा है। पढ़ाई, इलाज आम आदमी के बस से बाहर हो रहा है और केंद्र सरकार सफेद हाथी बने बैठी है, बल्कि कारपोरेट जगत के पक्ष में कंपनियों के हवाले देश को किया जा रहा है। और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, वहीं आप देखेंगे खेती में 3 काले कानून लाके खेती को हड़पने की तैयारी है, कारपोरेट को देने की तैयारी है।
वहीं मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में बदल के मजदूरों को कारपोरेट जगत का गुलाम बनाने की तैयारी कर रखी है। आज जो किसान तो किसानों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और उनके बयान को तो आपने सुना, लेकिन अब आपको कांग्रेस के द्वारा जो आज विरोध प्रदर्शन किया गया है उसकी भी कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं, जो कि आज कांग्रेस ने भी बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन किया है। हांसी, सिरसा, पानीपत, नूह, कुरुक्षेत्र, करनाल, भिवानी और सोनीपत की इन तस्वीरों को आप देखते चलें। यहां पर महंगाई को लेकर के ये विरोध जताया गया और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और उसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। खासतौर से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के ये विरोध जताया गया है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि इन सभी चीज़ों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत आप देख रहे हैं कि रोजाना उसमें कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर होता है। पेट्रोल की कीमत तो ज़्यादातर जगहों पर 100 रुपये को पार कर चुकी हैं और ऐसे में अब आम आदमी इससे बेहद परेशान हो रहा है। रसोई गैस की भी कीमतें कई बार बढ़ी हैं। CNG, PNG इन सब के दाम बढ़े हैं और इस वजह से एक तो कोरोना काल और ऊपर से महंगाई की मार दोनों ही आम आदमी को परेशान करने वाली हैं। हालांकि इस पर सरकार अपने अपने तर्क ज़रूर रखती है, लेकिन सवाल इसी बात का है क्योंकि महंगाई रोकने का वादा हर एक सरकार करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर आप उस महंगाई को ना रोक पाएं या महंगाई इस तरह से बेलगाम होकर के बढ़ रही हो तो फिर सवाल उठने लाजमी हो। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक तरफ कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी और रोज़गार पर संकट है, लोगों की आमदनी पर इसका असर पड़ा है, और दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई आम आदमी के लिए और मुसीबत को बढ़ाने वाला काम कर रही है। तो लोग परेशान हैं और इस वजह से भी इसको लेकर के विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी आज विरोध किया गया। पूरे प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के विरोध जताया है और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। डीजल, पेट्रोल की लगातार बढ़ती हुई कीमतें, रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के ये विरोध जताया गया है और चूँकि इसी के साथ जो जुड़ी हुई अन्य वस्तुएं भी हैं उनके दाम भी बढ़ते हैं और ख़ासतौर से डीजल के दामों में इजाफा सीधे तौर पर महंगाई को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है और उस वजह से अन्य जो दैनिक सामान हैं उसमें भी उनके दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और इसलिए आम आदमी का बजट आप यूँ कह सकते हैं कि पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। महंगाई के बोझ से जनता परेशान हो रही है। अब इसका हल और समाधान क्या होगा और क्यों इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार, ये भी सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज बड़ी बहस में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी बहस के अहम सवाल उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि महंगाई को रोकने में आखिर सरकार नाकाम क्यों है? महंगाई का बोझ आखिर जनता पर कब तक पड़ेगा? ये भी सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और विपक्ष और किसानों के विरोध के बाद क्या सरकार अब एक्शन मोड में आएगी? सवाल ये भी अपने आप में बेहद अहम है। तो बड़ी बहस के ये अहम सवाल हैं जो कि लगातार, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर महंगाई की इस मार से जनता को निजात कैसे मिलेगी और महंगाई को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्या उसके बाद एक्शन मोड में सरकार नजर आएगी। इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर राकेश कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। रणबीर लोहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रणबीर लोहान जी, आपका भी स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश कुमार जी, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि आज हम लोगों ने देखा एक तो विरोध प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में भी हुआ, हॉर्न बजाकर के भी बढ़ती महंगाई को लेकर के प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध पहले से भी कर रही है। आज भी प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन महंगाई को लेकर के हुआ है। अब सवाल यह है कि लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, रसोई गैस की कीमतों में होता हुआ इजाफा, इससे जनता को निजात कैसे मिलेगी? इसका प्लान आपके पास क्या है, ये अगर आप बता पाएं आरोप प्रत्यारोप से तर। राकेश जी। जी नमस्कार आयुष जी। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये बात सच है कि प्राइस अभी इंक्रीज हैं और ये सबकी चिंता है, कोई खाली किसान नेताओं के जो जत्थेबंदियों के नेता हैं इनके प्रदर्शन के कारण। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जब WTO की ट्रीटी साइन हुई थी उसके बाद से ही तेल की कंपनियों के ऊपर नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो गया था और 2010 से लेके 2014 तक तो कंपनियां पूरी तरह से अब वो इंटरनेशनल रेट के हिसाब से जो प्राइसिंग है वो तेल की रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है
कि जो तेल के रेट के कारण ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी लगता है, सब चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ जाती है। और मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। ये जो हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात करते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर पूरे कांग्रेस के राज में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इनको क्रिएट किया था। विशाखापट्टनम में, बेंगलोर में, पादुर में, कर्नाटका में, ये टोटल हमारे पास 36 मिलियन बैरल जो स्टोरेज कैपेसिटी हमारे देश के अंदर रही। तो मेरा ये कहना है कि पूरे 50-60 साल के राज के अंदर कांग्रेस पार्टी जो आज विरोध कर रही है वो कहाँ थी। मैं एक आंकड़े के साथ आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम प्रतिदिन की ऑयल कंजम्पशन हम अपनी देखते हैं, तो अगर उसको 2-3 देशों के साथ मैं आपके साथ इसको कंपेयर करना चाहूंगा, तो यूएसए की अगर हम बात करें, प्रतिदिन की जो कंजम्पशन है वो 19 मिलियन बैरल है। और दूसरा चाइना की 11 मिलियन बैरल है, जापान की 4 मिलियन बैरल है, और हिंदुस्तान की सिर्फ 3 मिलियन बैरल की, यानी कि 30 लाख जो बैरल हम उसको कह सकते हैं, ये इतनी कंजम्पशन प्रतिदिन की है। लेकिन एक चीज में बहुत अंतर है, यूएसए के अंदर जो उनका जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो 800 मिलियन बैरल का है, चाइना का 550 मिलियन बैरल का है, जापान का 528 मिलियन बैरल का है, जिसके कारण यूएसए तो कम से कम अगर तेल की सप्लाई बंद होने के बाद भी 42 दिन तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइना को 50 दिन तक कोई फर्क नहीं पड़ता, जापान को 132 दिन तक कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदुस्तान की जो स्टोरेज कैपेसिटी जो मैंने आपको बताई कि अलग अलग मैंने प्लांट के आपको जो जगह है स्टोरेज टैंक हमारा जो बनाया हुआ है, जो माननीय मनमोहन सिंह जी ने तो इसका प्रयास किया था, तो वो केवल 36 मिलियन बैरल है। अब 3 मिलियन बैरल हमारी खपत भी कम है, लेकिन हमारी स्टोरेज कुल 36 मिलियन बैरल है। अगर इसका हम हिसाब लगा करके देखें तो भारत के पास केवल 12 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी है। 2014 से पहले की स्थिति में नहीं आपको बताई। ठीक है, लेकिन राकेश जी मुझे ये बताइए कि ठीक है, ये तो आपने बता दिया, इसको स्ट्रेटेजिकली आप लोग किस तरीके से डील करेंगे। देखिए ये पैरामीटर्स आप लोग को सेट करना है। जनता के लिए मुझे बताइए, देखिए जनता मोटे तौर पर ये समझना चाहती है ना कि ये जो महंगाई है उससे उसको निजात मिलेगी कैसे। या तो आप जनता के बीच में जाकर के बताइए कि भाई देखिए ये स्थितियां हैं, आपको अभी भविष्य में निजात नहीं मिलने वाली क्योंकि हम स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने। राकेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए, आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। देखिए सवाल मेरा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, लोग महंगाई से परेशान है। अगर ये स्टोरेज नहीं कर पा रहे थे तो इनके समय की महंगाई और आपके समय की महंगाई में डिफरेंस क्या है? आप भी तो यही बात कहते थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। भाई महंगाई से निजात दिलाइए, उसके पीछे आप कैसे काम करेंगे, ये आपका अपना खुद का चैलेंज है, क्योंकि आपने यही कहा था ना, जनता से वादा किया था कि महंगाई से निजात दिलाएंगे। जनता उसी फेज में फंसी हुई है, उसी महंगाई में जिसका आप आरोप कांग्रेस पर लगाते थे। राकेश जी मुझे उपाय बताएं, मुझे ये ना बताएं कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं या ये चैलेंजेस हैं, मुझे ये बताएं कि इसका उपाय क्या। मैं आपसे उपाय जानना चाह रहा हूं, मुझे बताएं कि इससे निजात कैसे दिलाएंगे। इसके आंकड़े हैं एकदम एक आधे घंटे की डिबेट में चीजें क्लियर नहीं हो पाती, तो मैं 2-4 लाइन नहीं बोलना चाहता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद अब पादुर में भी 15 मिलियन बैरल की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का काम अभी चल रहा है, और चंडीगढ़ में भी, उड़ीसा के अंदर भी जो सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व हम अपना बनाना। चलिए ठीक है, मैं राकेश जी कह रहा हूं, चलिए ठीक है, आप उस स्तर पर काम कर रहे हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। आप करिए भाई, कैपेसिटी बढ़ाइए, आप इतना बढ़ाइए कैपेसिटी कि हम लोग एकदम अग्रणी देश में खड़े हो जाए। लेकिन मुझे ये बताएं ना कि महंगाई से निजात कैसे दिलाएंगे जनता को, उसका प्लान क्या है आपके पास? और अभी कितने दिन हम लोगों को 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदना होगा, डीजल भी 100 रुपए कल को पहुंचेगा। हम कब तक इन बातों को सुनेंगे कि आप फला चीज पर काम कर रहे हैं? इसलिए या तो आप जनता को बताएं कि आपको ये बियर करना पड़ेगा, हमने अपने हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास कोई प्लान नहीं। आप बताएं ना जनता को महंगाई से निजात कैसे मिलेगी। WTO के जो साइन हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रीटी हुई थी, वो ट्रीटी कांग्रेस के शासन में आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब हुई थी, और उसके कारण अब जब ऑयल प्राइसेस के ऊपर ठीक है। लेकिन राकेश जी बिल्कुल एक लाइन का सवाल, मैं एक लाइन का आपसे जवाब एक्सपेक्ट करता हूं। अभी जनता को आप महंगाई से निजात नहीं दिला सकते हैं, अभी आप जनता को महंगाई से निजात नहीं दिला सकते ना, क्योंकि कांग्रेस ने टीटी साइन की थी,
आप इंटरनेशनल प्रेशर में हैं, आप अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, आप पता नहीं किस, आपने जो भी तमाम सारे एग्जांपल्स यहां पर दिए आप उस पर फोकस कर रहे हैं। जनता को महंगाई से निजात नहीं मिलेगी अभी। मैंने आपको आंकड़ा बताया है। मुझे बताइए ना, जनता को महंगाई से अभी निजात नहीं मिलेगी ना। इस आंकड़ों का मैं क्या करूंगा, जनता क्या करेगी मुझे बताएं। मुझे बताएं कि जनता ये जानना चाह रही है कि महंगाई से उसको निजात कैसे मिलेगी, उससे महंगाई से निजात कैसे मिलेगी मुझे बताएं। देखिए स्टोरेज कैपेसिटी में आप फंसे हैं डॉक्टर राकेश जी, ना मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप स्टोरेज कैपेसिटी बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि इन्होंने ट्रीटी की थी, लेकिन मुझे बताइए कि सरकार आपकी और अभी आप सत्ता के अंदर हैं, केंद्र के अंदर भी आपकी सरकार है, जनता को राहत कैसे देंगे? राहत बताइए ना कैसे देंगे। जी, मैंने एक पॉइंट अपना क्लियर किया कि जो स्टोरेज कैपेसिटी अगर हमारी ज्यादा कर पाते तो हमारे पास ऑयल रिजर्व ज्यादा होता और प्राइस इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होते। राहत कैसे मिलेगी? हो पा रहे। राहत कैसे? दूसरी बात, आज कोरोना काल की महामारी के दौरान आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने लोगों को जीवन को बचाने के लिए और लोगों को किसी भी तरह से भूखा ना मरना, अभी राहत नहीं मिलेगी राकेश जी। उसके लिए देखिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज नरेंद्र मोदी जी के 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, रसोई गैस की कीमत 850 रुपए के पार, और आप मुझे ये बता रहे हैं कि देखिए हमने कोरोना काल में इतना पैकेज दिया। राकेश जी मुझे लगता है कि आपके पास मेरी किसी सवाल का जवाब नहीं है, मैं इससे ज्यादा वक्त आपको नहीं दे सकता हूं, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना। बजरंग दास गर्ग जी, प्लान आप भी बताइएगा, क्योंकि आप कह तो रहे हैं कि आज विरोध प्रदर्शन के लिए भी आप उतरे। आप मुझे बताइए कोई मोटा मोटी प्लान है आपके पास, कैसे निजात मिल सकती है, ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे निजात मिल जाए? आरोप लगाते रहिएगा। बजरंग दास गर्ग जी, आरोप के साथ साथ जिसे डॉक्टर साहब ने जो बात कही, मैं थोड़ा सा उसको ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। आज देश और प्रदेश के अंदर हर चीज महंगी, पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू गैस का सिलेंडर 2014 में हमारे राज्य के अंदर 350 रुपये हुआ करता, आज 858 रुपये। और जहां तक कि सब्जी का आप देख लीजिए, प्याज 40 रुपए किलो, आलू 30 रुपए, यहाँ तक कि गोभी 100 रुपए किलो है। पेठा देखोगे 55 रुपए। अनाप शनाप महंगाई इस राज्य के अंदर बढ़ी है। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए। जब से देश बना, जब से देश आजाद हुआ, तब से अब मतलब 14 तक तो गैस सिलेंडर 350 रुपए, और 6.5 साल के अंदर ही इससे दुगने रेट बढ़ा दिए गए। हर चीज की आप देखोगे हालात क्या है, महंगाई बेकाबू है। महंगाई पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आप कहते भी कंट्रोल कैसे होगा? जो एक्साइज ड्यूटी थी, इन्होंने केंद्र के अंदर पेट्रोल डीजल पर 4 गुना एक्साइज ड्यूटी कर दी, जबकि ये एक्साइज ड्यूटी कम कर सकते हैं। अरे नो, महंगाई पेट्रोल डीजल में जब एक्साइज ड्यूटी आप बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक टैक्स बढ़ेगा तो रेट बढ़ेंगे। इसी प्रकार आप देखिए हरियाणा सरकार की नीति देखो आप, सब्जी फल के ऊपर हाल ही में इन्होंने 2% नई मार्केट फीस फल और सब्जी पर लगा दी। आप घटाने के बजाय इंस्पेक्टरी राज बढ़ा रहे हो और महंगाई बढ़ा रहे हो। इसी प्रकार अनाज के ऊपर देख लो आप, इन्होंने हाल ही के अंदर, मैं पहले ही बताया था, धान के ऊपर जो मार्केट फीस 1% हुआ करती वो इन्होंने 4% कर दी। यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से आप देखो जो ट्रांसपोर्टिंग है, मेरे डॉक्टर साहब ने बताई है, ट्रांसपोर्टिंग पहले से 25-30% महंगी हो गई। आम उपयोग में आने वाली वस्तु में, खाद्य वस्तु में आप चेक कर लीजिए, पहले से आसमानों पर रेट छू रही है। आज आम आदमी का घरेलू बजट, बिल्कुल घरेलू बजट मतलब बिगड़ चुका है। हर चीज महंगी, गैस सिलेंडर महंगा, खाद्य वस्तु महंगी, आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं महंगी, बिजली महंगी, मतलब आज किराया महंगा, पेट्रोल डीजल महंगे। और जहां तक कि तो वही तो कह रहे थे ना राकेश जी कि देखिए ट्रीटी करें आप, पेट्रोलियम कंपनी के बॉन्ड फ्लोट करें आप, और उसके बाद जब ये सरकार सत्ता में आ जाए तब आप ये कहें कि साहब इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। उस समय तो कोई फुल प्रूफ प्लान आपके पास भी नहीं था, इतने बड़े अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। क्या आपके समय में डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े? ठीक है, ये तो 100 तक ले गए, लेकिन दाम तो आपने भी बढ़ाए। रसोई गैस की कीमतें आपके समय में भी बढ़ी, प्याज 100 रुपए किलो आपके समय में भी बिका, दाल की कीमत, तुअर की दाल 100 रुपए किलो तक आपके समय में भी बिकी। और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये बोलने का मौका भी आप लोगों ने इनको दिया। महंगाई को ही मुद्दा कैसे बनाया? महंगाई को ही मुद्दा गर्ग साहब नहीं। देखिए गर्ग साहब, देखिए राजनीति करने के लिए बहुत सारे इशू हैं। गर्ग साहब आप लोग खूब राजनीति करते हैं, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे
बताएं, महंगाई को लेकर के फुल प्रूफ प्लान किसी के पास नहीं है। आप यहां पर बैठ के हरियाणा में कहते हैं कि इन्होंने फला चीजों पे टैक्स बढ़ा दिए, राज्य सरकार को अपना टैक्स कम कर लेना चाहिए, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां आप अपना टैक्स कम नहीं करेंगे, क्योंकि प्लान आपके पास भी कुछ नहीं है। अब विपक्ष में बैठे हैं तो ये बहुत सूट करता है कि आराम से कहते रहिए महंगाई हो गई, जनता को हम महंगाई से निजात दिलाएंगे, कल को जनता आपको चुनेगी और फिर जनता फिर यही बात लेकर के बैठेगी कि साहब महंगाई हम क्या करें। तब आप यही तर्क देंगे जो आज राकेश जी यहां पर दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सत्ता में आप लोग ये तर्क देते थे जो तर्क आज ये गिना रहे हैं। महंगाई को लेकर के आप लोग भी किस किस तरीके के तर्क रखते थे वो मुझे भी पता है, लेकिन प्लान आप भी नहीं मुझे बता पाए। केवल ये कहने से कि ये ऐसा कर दें उसको एग्जीक्यूट आप लोग भी नहीं कर पाए थे। ठीक है गर्ग साहब महंगाई आपके समय में भी थी, इस बात को मानिए। ये उसको और बढ़ा दिए, इन्होंने इसको और बढ़ा दिया, लेकिन महंगाई आपके भी समय में थी। ऐसा नहीं है गर्ग साहब कि आपके समय में महंगाई नहीं थी, जनता को महंगाई की मार पड़ी ही नहीं आपके समय में, ऐसा नहीं है गर्ग साहब। केंद्र के अंदर भी जब आपकी सरकार थी तब भी महंगाई में आदमी यहां पे परेशान था, और आज बीजेपी की सरकार है तब भी परेशान है। ठीक है लोहान साहब प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, लेकिन महंगाई का कोई फुल प्रूफ प्लान है क्या किसी के पास? बताया आपके चैनल के माध्यम से देश को बताया कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर ही अपनी पूरी डिबेट घुमा करके सिर्फ यही पर एक महंगाई दिखा दी, जबकि ये सच्चाई है कि इसकी वजह से भी आज पूरे देश में महंगाई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके भंडारण से बात नहीं बनती। अगर 2 मिनट का मुझे समय आपने दिया है तो थोड़ा सुन लेंगे डॉक्टर साहब भी, और बजरंग दास गर्ग जी भी मेरे सामने बैठे हैं, ये व्यापार वर्ग से हैं, इनको तो हमारे से भी ज्यादा नॉलेज है। 2014 में सरसों का तेल 65 रुपए किलो था, आज 210 रुपए है। चीनी 25 रुपए थी, आज 42 रुपए है। सीमेंट 195 रुपए थी, आज 410 रुपए है। स्टील 3600 रुपए था, आज 6500 रुपए है। रेट जो ट्राली मिलती थी 1500 रुपए की, आज 6000 रुपए ट्राली मिलती है। मोटरसाइकिल जहाँ 50,000 रुपए का मिलता था, आज 90,000 रुपए का मिलता है। मेडिकल क्लेम प्रति लाख जहाँ 1049 रुपए था, आज 4100 रुपए है। फीस रिचार्ज 110 रुपए था, आज 450 रुपए है। गैस सिलेंडर सब्सिडी जहाँ 250 रुपए थी, आज 0% है। यातायात उल्लंघन नियम 100 रुपए था, आज 10,000 रुपए है। 8 साल में अकेले देश का 55,000 करोड़ रुपए कर्जा था, आज 1,08,000 करोड़ है। ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ 250 रुपए में मिलता था, आज 5500 रुपए में बनता है। असला रिन्यू जहाँ 1000 रुपए में होता था, आज 100 रुपए में है। 25 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे, आज 35 करोड़ है। आयुष जी, रेलवे प्लेटफार्म टिकट 5 रुपए में जहाँ मिलती थी, आज 30 रुपए में है। मिट्टी का तेल जहाँ 20 रुपए लीटर था, 60 रुपए है। मोबाइल इनकमिंग फ्री था, आज इनकमिंग जारी करने के लिए 49 रुपए है। एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए आज 3 बार से ज्यादा अगर निकलवाओगे तो 105 रुपए है। देश पर 2.5 लाख कर्जा था, आज 25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। जीडीपी जहाँ प्लस में थी 11%, आज जीडीपी -14 में है। बेरोजगारी दर जहाँ 2% थी, आज आयुष जी 14% है। देश के प्रधानमंत्री और हमारे मनोहरलाल खट्टर जी से पूछना चाहूंगा, ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट और पेट्रोल साथ में जोड़ दीजिए। आज व्यापारी वर्ग भी दुखी है, आज किसान सबसे ज्यादा परेशान है। मतलब आपने महंगाई रणवीर जी देखिए, इसी हम लोग ये चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मुझे ये बताइए, इंडियन नेशनल लोक दल इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? रणवीर लोहान जी, ठीक है, आपने एक पूरा डाटा बता दिया कि इनके समय में इतना था, इनके समय में इतना हो गया, 2 गुने से ज्यादा महंगाई हो गई। महंगाई की ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन महंगाई पर चर्चा हम लोग पहले भी करते रहे। आप ये बताइए कि इंडियन नेशनल लोक दल के पास क्या प्लान है? आप 50 रुपए में पेट्रोल दे सकते हैं, 250 रुपए में रसोई गैस दे सकते हैं। आप ये वादा कर सकते हैं कि 5 साल तक भी 1 रुपए नहीं बढ़ाएंगे हम पेट्रोल के ऊपर या डीजल के ऊपर या XYZ जो भी महंगाई है वो नहीं बढ़ेगी। देखिए, कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अंदर इसका जिक्र क्यों नहीं करती है? क्या ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा है? 2 रुपए भी बढ़ाएंगे तब भी उस प्रोपोर्शन में आदमी की सैलरी नहीं बढ़ती है, लेकिन इसका कोई फुल प्रूफ प्लान किसी के पास नहीं है। विपक्ष में बैठे हैं रणवीर लोहान जी, इसलिए आप कह सकते हैं सत्ता में आते ही आपके भी एक्सक्यूज वही होंगे जो आज राकेश जी दे रहे हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और उनके प्रवक्ताओं को मैं तब से भी सुन रहा हूं जब वो विपक्ष में बैठा करते थे, और आज जो उन बातों को वो कह रहे हैं वही कभी कांग्रेस पार्टी कहा करती थी। आप बताएं ना कि आप अपने मैनिफेस्टो में ये वादा कर सकते हैं क्या? एक सेकंड, लोहान साहब से मेरा सवाल है, हम किसान और व्यापारी सिर्फ ये मत कहिएगा कि हम महंगाई कम करेंगे, जरा बताइएगा कि कितनी कम कर देंगे और क्या वादा करेंगे कि हाँ इससे ज्यादा हम बढ़ने नहीं देंगे, चाहे सरकार को अपने खजाने से अतिरिक्त पैसा क्यों ना देना पड़े। बताएं लोहान साहब, क्या प्लान है?
हमारे नेताओं ने कह रखा है कि हम 11,000 रुपये बेरोजगारी जो हमारे भत्ता है वो देंगे, हम युवाओं को नौकरी देंगे। और रही बात ये सब्जी की ऋण सब्जी, जैसे हमारे बजरंग दास जी ने भी कहा, हमारी सरकार में तो पहले भी बहुत ही सब्सिडी दिया करते थे लोगों को और बड़े अच्छे से काम करते थे, लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने तो सब्सिडी खत्म करके जनता पे बोझ डाल दिया और इनकी बेरोजगारी दर बढ़ गई। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज किसान है, ऊपर से तो महामारी है और ऊपर से जो अपना भगवान देवता है बारिश नहीं कर रहे और 100 रुपए का डीजल है। किसान अगर आज डीजल खेत में लगाता है तो कल ही इस गर्मी की वजह से फसल फिर सूख जाती है और डीजल के पैसे हमारे पास है नहीं। तो यहाँ किसान को सबसे ज्यादा दुखी है और किसान के साथ व्यापारी वर्ग दुखी है। तो ठीक है लोहान साहब, देखिए मैं जो बात आप लोहान साहब कह रहे हैं यही बात मैं भी कह रहा हूं, यही बात बजरंगदास गर्ग जी भी कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल राजनीतिक पार्टियों से वो है, क्योंकि आप लोगों को सबको चुनाव में जाना है, आप सब कहेंगे कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस महंगाई से निपटने का फुल प्रूफ प्लान, कोई ब्लूप्रिंट मुझे नहीं बता पा रहा। केसी मलकानिया जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। केसी मलकानिया जी, नहीं राकेश जी मैं आऊंगा, देखिए सबका रिएक्शन मैं पहले लेता हूं। केसी मलकानिया जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपके पास तो इतना लंबा अनुभव है मलकानिया साहब, कब से आप सुन रहे हैं ये महंगाई की चर्चा और न जाने कितनी चर्चाएं, मुझसे न जाने अनगिनत ज्यादा चर्चाएं आपने कर रखी होंगी महंगाई को लेकर के। हर बार वही सवाल होता है कि सरकार महंगाई को कम कैसे करेगी, क्या कोई फुल प्रूफ प्लान हो सकता है इस देश के अंदर कि महंगाई से कभी निजात मिले, कभी ऐसा हो कि हाँ महंगाई पर चर्चा ना हो इस देश के अंदर किसी सरकार के कार्यकाल के अंदर। कोई 5 साल का कार्यकाल मुझे ऐसा बता दीजिए कि महंगाई इशू ना बना हो। केसी मलकानिया जी, और अभी मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखेंगे उसका भी आकलन करें। आयुष जी, जो भी सरकार आती है तो चुनावों के समय ऐसे वायदे कर देती है कि बहुत सी चीजें मुफ्त देने की बात करती है और कई वायदे करते हैं, जैसे आप बिजली मुफ्त दोगे, अगर हर चीज आप मुफ्त दोगे तो कैसे होगा। अब इसमें जो महंगाई का मुद्दा है उसका मुख्य कारण जो है इसमें कोविड-19 है, किसान आंदोलन है, तो ये इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और जो कारोबार बंद हुए या कोरोना टाइम में लॉकडाउन होगा तो लोगों को मुफ्त अनाज भी देना पड़ा, पैसा भी देना पड़ा और सरकार ने काफी कुछ उन लोगों के लिए किया। और जो पैसा है वो आएगा कहाँ से, वो आएगा तो टैक्सों से ही, परंतु टैक्सों का मतलब सरकार यह समझती है कि पेट्रोल जो है, जो गाड़ी चलाता है वो अमीर आदमी है तो पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, तो केंद्र सरकार भी लगाती है और राज्य सरकार भी लगाती है। ये ठीक है, जो शराब है या पेट्रोल है ये थोड़ा ऊंची जो श्रेणी के लोग हैं वो ज्यादा यूज करते हैं, शराब पे टैक्स लगे, तंबाकू पे लगे, इसके हम हक में हैं। परंतु जो टैक्स जो पेट्रोल पे लगाते हैं, डीजल पे लगाते हैं, गैस पे लग रहा है, वो केंद्र भी लगाता है और राज्य सरकार भी लगाती है, उससे जो है वो महंगाई बढ़ती है। जब पेट्रोल पे टैक्स लगेगा, पेट्रोल महंगा होगा तो यातायात है वो भी महंगा होगा, तो सामान की ढुलाई भी महंगी होगी, उसके कारण जो महंगाई बढ़ेगी। इसलिए सरकारों को चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उसमें इतना बैलेंस रखिए कि आपको ये जो मलकानिया साहब मुझे बताएं, इतने बड़े बड़े राहत पैकेज हम लोगों ने सुने। मलकानिया साहब एक सवाल में बीच में ऐड करता हूं, मलकानिया साहब एक सवाल में बीच में ऐड करता हूं, तो उसका लाभ मलकानिया साहब, आम जनता को नहीं दिया केसी मलकानिया जी एक सवाल मैं बीच में ऐड करता हूं। मुझे बताएं कि इस कोरोना काल के बीच में हम लोगों ने देखा कि 2 बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 20 लाख करोड़ का एक पैकेज उनकी तरफ से घोषित किया गया और उसके बाद में भी उसको कई पार्ट्स में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे किस किस सेक्टर्स को वो सपोर्ट करने वाले हैं। अगर पेट्रोलियम कंपनियों को कुछ राहत दे करके सरकार, और वो जो राहत देने की कोशिश डायरेक्ट कर रही थी वो तो पहुंचा नहीं, या तो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास आया नहीं, पेट्रोलियम कंपनियों को सपोर्ट करके सब्सिडी क्यों नहीं दे सकती है, आम आदमी के लिए क्यों कम नहीं कर सकती? कुछ तो राहत इस स्थिति में पहुंचाई जानी चाहिए ना। क्या वहां पर आपको लग रहा है कि सरकार ने सही तरीके से प्रयास नहीं किया है, या सरकार ने पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए? भाई सरकार को उसका हल तो निकालना पड़ेगा ना। सब्सिडी तो दे सकते हैं, इसके साथ जो टैक्स है, पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट में लगाती है। आप पंजाब में देख लो, हरियाणा में देख लो, चंडीगढ़ में देखो, ये 3 स्टेट है साथ में, परंतु पंजाब में टैक्स कुछ है, पंजाब में पेट्रोल का रेट कुछ है, चंडीगढ़ में कुछ है और हरियाणा में कुछ है, तो ये सब कुछ और वो टैक्सों के कारण है। तो इसलिए राज्य सरकारों को भी टैक्स कम करने होंगे और केंद्र सरकार को भी कम करने होंगे, और जो केंद्र सरकार है उसको पेट्रोलियम
कंपनियों को कुछ सब्सिडी देकर ये जो पेट्रोलियम की दरें हैं इनको कम करना होगा, गैस की दरों को कम करना होगा, इससे महंगाई कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो आंदोलन है उनको भी रोकना चाहिए। जो अब जैसे चुनाव सामने आ रहे हैं, हर वर्गीय समझता है कि अब सरकार को हम जुड़ा सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। अब जैसे टोल टैक्स है, टोल जो है वो खत्म हो, किसान आंदोलन में खत्म हो गया, तो सड़कों के लिए जो पैसा था वो खत्म हो गया। तो इसलिए सरकार को थोड़ा सा किसानों से भी बात करनी चाहिए और उसको भी, आंदोलन को भी खत्म कर चाहिए। और किसान आंदोलन जो है वो राजनीतिक रूप ले चुका है, क्योंकि चंदूली जी ने साफ कह दिया कि किसानों आओ और आप चुनाव लड़ो और अपनी सरकार बनाओ। तो ये जो किसान आंदोलन है ये भी राजनीतिक हो चुका है, इसलिए लोगों को भी समझना चाहिए जहाँ उचित है वहाँ टैक्स लगाएं और जहाँ उचित नहीं है वहाँ टैक्स कम करें। ये पेट्रोलियम पदार्थों पे टैक्स। राकेश जी, फिर से मैं उसी सवाल पर आता हूँ, मुझे बताएं कि राहत कब तक मिलेगी जनता को? कुछ तो तैयारी होगी ना कि राहत भाई दे दे जनता को, अब बहुत हो गया, परेशान हो रही है। सहमत हूँ। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि राजस्थान, पंजाब के अंदर पेट्रोल पे 35% टैक्स लग रहा है। तो पंजाब के किसानों को, जहाँ इनकी सरकार है, ये वहां फायदा नहीं देने का काम कर रहे। राजस्थान के अंदर भी 31% जो टैक्स लग रहा है। और हरियाणा के अंदर केवल 26% टैक्स हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने पेट्रोलियम पे भी लगाया है। लेकिन जब जीएसटी में तेल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात हुई थी, तो ये राजस्थान और पंजाब और ये कांग्रेस शासित जो इस तरह के जो राज्य हैं, इन सब ने मना कर दिया था कि जीएसटी में आने से हमें जो आमदनी कहां से होगी, ये मोटी कमाई खुद कर रहे हैं। हरियाणा की सरकार ने फिर भी अपना इसको प्राइस को कंट्रोल करने के लिए केवल 26% टैक्स पेट्रोल पे और 17% जो डीजल पे लगाया है। ये सबसे कम है, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। उसके बाद जैसा मलखानिया जी कह रहे हैं कि जो आंदोलन हमारा चल रहा है, अभी बहादुरगढ़ के और सोनीपत के व्यापारियों ने भी इस बात का आपत्ति इस पे जताई है कि भाई आंदोलन को अपने स्थल पे एक जगह पे कहीं रह के करें, हमारे लिए भी रास्ता खुला छोड़ दें। तो मेरा तो सभी को, एक किसान जो किसान का नाम लेकर के जो नेताओं ने जो ये जत्थेबंदियों का जो आंदोलन ये चल रहा है, इसके चलिए राकेश जी, ये तो आरोप हो गया, महंगाई से निजात कैसे मिले? महीने हो चुके हैं, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा ना। देखिए, मैं तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछूंगा, मुझे लगता है कि आपकी सरकार है तो आप कुछ तो करेंगे ना जनता के लिए। हल कैसे करेंगे? मुझे बताएं कि निजात कैसे मिलेगी महंगाई से? हल करने की मैंने एक बात आपको कही थी, निजात कैसे मिलेगी? नहीं समझ में, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आते ही जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसको बढ़ाने का काम, उसका काम चल रहा है। 42 मिलियन बैरल की कैपेसिटी बढ़ाने का काम जो किया है, जो कांग्रेस के पूरे पिछले शासन के अंदर केवल 36 था, तो कब तक? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कब तक बढ़ाते रहेंगे? मुझे ये तो बताए ना भाई, यही तो जवाब मैं चाह रहा हूँ ना आपसे कि जनता को एक मैसेज तो पहुंच जाए ना। आप बता दें यहाँ पर बैठ करके कितना समय अभी लगेगा। अभी हमको 100 रुपए, 150 रुपए तक भी पेट्रोल हो सकता है खरीदना पड़े, क्योंकि आप रिजर्व बढ़ा रहे हैं अपना। तो उस तरीके से आदमी मेंटली प्रिपेयर तो हो जाए ना। मुझे ये बताएं कि महंगाई से निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी? और अगर मिलेगी, आप कह रहे हैं हाँ मिलेगी, तो कब तक मिलेगी? आप कह रहे हैं नहीं मिलेगी, तो वो भी बता दें। मुझे ये बताएं कि कब तक, कोई डेट बताएं, कुछ समय बताएं, कुछ साल बताएं, कुछ महीना बताएं। मुझे बताएं ना कि कब तक भाई निजात दिलाएंगे आप? जनता ये समझना चाह रही है। आयुष जी, जो कुदरती तौर पे कोरोना के कारण जो हालात बने हैं, आप भी ये मानते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया, लगभग 6 लाख 30 हजार करोड़ का एक पैकेज दिया। लोगों के स्वास्थ्य को, लोगों की जान को बचाने के लिए 50,000 उसके अंदर से जो हेल्थ सेक्टर के लिए दिया गया, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, और ताकि इसको गति मिल सके। तो कोरोना के कारण सारे के सारे अब ये चीजें रुक गई थी। कुछ हमारे लोकल हरियाणा के अंदर तो मैं कहूंगा कि आंदोलन के कारण भी रुक गई थी। तो ये चीजें जो हुई हैं, इससे भी हमारी नौकरियों पे भी असर पड़ा है, उद्योग धंधों पे भी असर पड़ा है, और सब चीजों पे इस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो हमें तो अभी निजात नहीं मिलेगी राकेश जी, मानकर हम ये चलते हैं अभी निजात नहीं मिलेगी, क्या मानूं मैं? अभी निजात नहीं मिलेगी ना महंगाई से? जी बिल्कुल मिलेगी, और जो जान बचाना भी आवश्यक है। ये सब चीजें कब तक मिलेगी? डेडलाइन बता दीजिए। तो कोरोना का तो कोई प्रेडिक्शन है नहीं, अभी तो थर्ड वेव को लेकर के भी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है थर्ड वेव की भी दस्तक हो जाए।
तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम मोटा मोटी 2 साल तक तो कम से कम और नहीं मिलने वाली है। 2 साल तो मैं मान के चलता हूँ, या तो आप मुझे बता दें। इस देश के वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए जिन्होंने वैक्सीन के अंदर आत्मनिर्भरता हासिल की। चलिए राकेश जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, उसके इतर आप सारी बातें कर रहे हैं, आप सारी घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि निजात कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो आप नहीं बता पाए। गर्ग साहब नहीं, ठीक है, नहीं राकेश जी आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। दूसरी बार भी मैंने वही सवाल पूछा, मैं समझ गया आपके पास जवाब नहीं है। बजरंग दास गर्ग जी, पंजाब और राजस्थान का भी एग्जाम्पल साथ में आया है। आयु जी, गर्ग साहब आपसे मेरा सवाल है, हरियाणा में तो सरकार नहीं काम कर रही है, हरियाणा सरकार को तो आप कोस लेते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के बारे में आप एक शब्द नहीं कहते हैं, क्यों? सबसे ज्यादा टैक्स है पेट्रोल। ठीक है, गर्ग साहब से मैं जवाब लेता हूं। गर्ग साहब, आयु जी, ये हकीकत बात है भी, जिसे हरियाणा में टैक्स बढ़ाया अम्बेडकर, वैसे पंजाब और राजस्थान ने बढ़ा, मगर इनको ये नहीं पता 9 रुपए 48 पैसे 2014 में एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल पर, इन्होंने 32 रुपए 90 पैसे। और केंद्र सरकार ने इतना भारी भरकम एक्साइज ड्यूटी लगाया जबकि कम होना चाहिए। आप महंगाई पर अंकुश लगाओगे, केंद्र सरकार ने भारी भरकम एक्साइज ड्यूटी पहले से 4 गुना बढ़ा दी। और आप देखिए हमारे राज्य के अंदर 2014 तक 9 रुपए 25 पैसे पेट्रोल डीजल पर वेट कर था, इन्होंने 17 से ज्यादा हरियाणा सरकार ने किया। भाई मैं मानता हूँ हरियाणा के बजाय पंजाब में भी ज्यादा है, जितनी भी स्टेटें हैं, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, हर स्टेटों को भी बैठकर कम करना चाहिए। सबसे पहले पहल करनी होगी केंद्र सरकार को, जो केंद्र सरकार ने एकदम से आप हिसाब लगा लो 23 रुपए लीटर जो इसने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। तो जनता की भलाई के लिए पहले आप पे चलेंगे क्या? मुझे बताएं गर्ग साहब, पंजाब में जनता ने चुना कांग्रेस पार्टी को क्योंकि उनको भरोसा था कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा बेहतर करेगी। गर्ग साहब, राजस्थान के अंदर जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना क्योंकि उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा शासन आप देंगे। और अभी आप पहले आप में फंसे हैं कि पहले केंद्र सरकार कम कर दे तब राज्य सरकारें कम कर देंगे। भाई करके दिखाइए ना। सवाल फिर वही है कि करके नहीं कोई दिखाने को राजी है, बस खाली आरोप प्रत्यारोप करना है यहाँ पर। गर्ग साहब मुझे बताइए, करके दिखाइए। आप ये कहें कि आप कम कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने कम नहीं किया, आप वो एग्जाम्पल तो सेट करिए ना। सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने से क्या होगा कि सड़क पर आ गए, चूल्हा जला लिया, विरोध प्रदर्शन कर लिया, बैलगाड़ी चला ली, बैलगाड़ी से खींच ली मोटरसाइकिल, इससे कुछ होगा नहीं ना। पेट्रोल डीजल को कम करके दिखाएं। आप 2 रुपए की कमी करें, आप 1 रुपए की कमी करें, आप कुछ राहत तो देना। आप जनता को ये बताएं तो सही कि हाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार गर्ग साहब जहां पर है वहां पर देखिए हमने वैट को कम किया, या हमने हमारे जो टैक्सेस थे हमने उसको कम करके देखिए हमने कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही। लेकिन अभी आप उस मोड में हैं कि पहले केंद्र सरकार करे फिर हम करें, मतलब उन सब के बीच में पहले आप में फंसा रहे आम आदमी पिसता रहे उनके बीच में। जनता चाहे पंजाब की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे राजस्थान की हो, भाई वो महंगाई से त्रस्त है। जो सरकारें हैं सत्ता के अंदर वो क्यों नहीं समझ रही हैं? गर्ग साहब, इतने आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन वो आरोप वहीं से खत्म हो जाते हैं जहां से आप अपनी सरकारों का बचाव करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप मान रहे हैं कि वहां पर भी टैक्सेस नहीं होने चाहिए, तो भाई क्यों लगा रखा है? कम करिए ना उसको। आप ये कहेंगे कि पहले केंद्र को करना चाहिए तब हम कम करेंगे, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा ना गर्ग साहब। देखिए ऐसे नहीं, जनता फिर वही बात है, किस पर भरोसा करे? वो कांग्रेस पर करे, भारतीय जनता पार्टी पे करे। और इसीलिए मैं सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं कि किसी के पास कोई है ब्लूप्रिंट, बताएगा कोई कैसे कम करेंगे? केवल बैठ के चर्चा में अगर आप विपक्ष में हैं तो आप आरोप लगा लीजिए, सत्ता पक्ष में तो आप डिफेंड कर लीजिए, लेकिन ये मत बताइए जनता को कि कैसे आप इस महंगाई से निजात दिलाएंगे। इसका जवाब नहीं है, इसका किसी के पास जवाब नहीं। ठीक है लोहान साहब, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, आप भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहे हैं आज ना गर्ग साहब, नहीं। लोहान साहब, गर्ग साहब मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप और पहले आपके फेर में ना फंसे। गर्ग साहब मेरा सवाल आप नहीं सुन रहे हैं। मुझे पता है आपके समय में सिलेंडर के दाम भी कम थे, आपके समय में पेट्रोल के दाम भी कम थे, वो सारा आकलन है मेरे पास, उसको सुनने से कोई फायदा नहीं है ना मेरा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि ये पहले आप और पहले आप में क्यों फंसा रखा है जनता को?
कि पहले केंद्र सरकार करे तब राज्य सरकार करेगी? ये पहले आप में क्यों फंसा रखा है? आप पहले कर देना भाई, आप पहले करके दिखा दें। आप 1 रुपए कम करें, 1.5 रुपए कम करें, 2 रुपए कम करें, 4 रुपए करें, जितना कर सकते हैं, जितना राज्य सरकार की हैसियत में कम से कम उतना तो करें। उतना करके जनता को मैसेज दें कि हाँ केंद्र सरकार नहीं कर रही, हमने अपने हिस्से का काम किया। गर्ग साहब, आप कम से कम ये मैसेज दें कि हमने अपने हिस्से का काम किया, हमारी सरकारें जहां पर थी हमने कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही है। लेकिन वो मैसेज भी नहीं दे रहे हैं, आप उन पर डाल रहे हैं, वो आप पर डाल रहे हैं, और इसीलिए जनता इन सब के बीच में पिस रही है। किसी के पास कोई जवाब नहीं। अब गर्ग साहब मैं आपको क्या सुनूंगा? ठीक है लोहान साहब, ठीक है, चलिए ठीक है गर्ग साहब, नहीं आप केवल आरोप लगा रहे हैं। गर्ग साहब नहीं, ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगाते रहिए, आरोप लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, विपक्ष में हैं, ठीक है, लेकिन आप प्लान नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है गर्ग साहब, अब लोहान साहब को सुन लेते हैं, अब रणबीर लोहान जी को भी सुन लीजिए। ठीक है गर्ग साहब, आपने पूरा बोल लिया। रणबीर लोहान जी। आयुष जी देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को इनका अपना वादा याद दिला देना चाहता हूँ, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ जो महंगाई है उस पर काबू भी पाया जा सकता है। जैसे आज लॉकडाउन के अंदर केवल मात्र 2 आदमियों की आमदनी बढ़ी है, अदानी की और अंबानी की, और इन्होंने यहाँ सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने ये कहा था कि काला धन वापस लेकर के आएंगे, और काला धन वापस लेकर के हर आदमी की जेब में 15-15 लाख। बोलिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। आयुष जी को चुप कराइए, ये डिबेट ठीक है। हाँ लोहान साहब, ठीक है लोहान साहब, राकेश जी अपनी बारी का इंतजार करें। लोहान साहब, हाँ ठीक है लोहान साहब, मैं इनको आयुष जी इनका वादा याद दिलाना चाहूंगा। मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन लेकर जाएंगे स्विस बैंक से, और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। तो 15-15 लाख। लोहान साहब, इससे क्या हासिल होगा मुझे बताएं ना, इनके वादे इनको याद दिला करके क्या हासिल होगा मुझे ये बताएं। आपने इस बातों को कई बार कहा, देखिए इन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। आज इसीलिए हम लोग इस चर्चा में बैठे हैं, इसीलिए आज राकेश जी के पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्लान बताएं ना मुझे, कोई राजनीतिक पार्टी बताए कि वो जनता को महंगाई से इस तरह से निजात दिला देगी। उसके पास ये एक ब्लूप्रिंट है, हम इस पर काम करेंगे, जनता को महंगाई से निजात मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम हम ऐसे कम करेंगे, खाद्य पदार्थों के दाम हम ऐसे कम करेंगे, महंगाई से जनता को हम पूरी तरह से निजात दिला देंगे। वो बता दीजिए। इनका मैनिफेस्टो याद कराना, इन्होंने 15 लाख का वादा किया, इन्होंने जो भी कुछ कहा वो जनता के सामने है। लोहान साहब मुझे ये बताएं कि आप कैसे करेंगे, आप यही बता दें, आप अभी यही बता दें कि आप हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर आपकी सरकार बन जाती है तो आप महंगाई से निजात कैसे दिलाएंगे? तब आप ये नहीं कहेंगे। लोहान साहब देखिए, आप भी गर्ग साहब वाली बात करने लगे। लोहान साहब मुझे बताएं, लोहान साहब मुझे बताएं, लोहान साहब मुझे बताएं कि अगर हरियाणा के अंदर आप ये कह रहे हैं कि महंगाई निश्चित तौर पर बड़ा विषय है और लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ये भी तो साथ में बताए ना कि आप ये काम तो नहीं करेंगे ना जो बजरंग दास गर्ग जी अभी कर रहे हैं, या राकेश कुमार जी जो अभी कर रहे हैं, कि सत्ता में आते ही डिफेंड करना शुरू कर देंगे अगर जनता चुन लेती है। लोहान साहब, जनता अगर चुन लेती है, इंडियन नेशनल लोकदल को जनता इसलिए सिर्फ चुन लेती है कि आपने कहा कि आप महंगाई से निजात दिलाएंगे, लेकिन बताएं कैसे दिलाएंगे। तब आप ये नहीं कहेंगे कि केंद्र ने, तब आप ये नहीं कहेंगे कि केंद्र को कम करना चाहिए, केंद्र को कम करना चाहिए, तब आप ये नहीं कहेंगे, तब आप ये नहीं कहेंगे कि हम वैट कैसे कम कर दें क्योंकि हमारे राज्य की माली हालत अभी सही नहीं है, हमको पैसों की जरूरत है, हमको टैक्स से ही पैसा आएगा, हम अभी महंगाई से निजात नहीं दिला सकते क्योंकि केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। तब ये सब मत कहिएगा, प्रदेश की जनता को ठगा हुआ महसूस मत कराइए। हालांकि अभी तो चुनावों में बहुत समय है प्रदेश के अंदर, लेकिन लोहान साहब को ब्लूप्रिंट तैयार करके रखिए। अगर चुनाव में जा भी रहे महंगाई को इश्यू बना करके, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कम से कम एक ब्लूप्रिंट तैयार करके जनता के सामने रखे कि हमारे पास देखिए प्लान ये है आपको महंगाई से निजात दिलाने का। लेकिन अफसोस कि वो है नहीं, केवल आरोप लगाना है कि हाँ भाई बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाना की सरकार, लेकिन महंगाई से निजात दिलाएंगे कैसे उसका प्लान किसी के पास नहीं है। ना किसान के मुद्दे सुने, ना इन भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार कर रखा उसके बात सुने, आप बीच में बोल करके इस डिबेट को पता नहीं कहां लेके जा रहे हो आप, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रही। लोहान साहब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप आरोप लगाने के लिए सिर्फ यहां पर ना बैठे और आप मुझे मत बताएं कि मैं डिबेट को किस तरफ लेकर जा रहा हूं। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं
मैं आपसे बार बार यही सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको सिर्फ आरोप लगाने के लिए यहाँ पर नहीं मैंने चर्चा में आमंत्रित किया है कि बीजेपी ने ये किया। मुझे बताएं, आपने कहा कि बीजेपी ने ये किया, ठीक है, उससे आगे बढ़ते हुए मुझे बताएं कि आप बताएं ना कि जनता को निजात कैसे दिलाएंगे। वो नहीं आप बता रहे हैं, वो नहीं आप बता रहे हैं, वो आप नहीं बता रहे हैं। और वो अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको इसी तरीके से सवाल पूछता रहूंगा, क्योंकि मेरा काम है सवाल पूछने का। और आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे चर्चा को किस दिशा में लेकर के जाना है। मुझे पता है कि मैं चर्चा को किस दिशा में लेकर के जा रहा हूं। लोहान साहब, मुझे पता है कि मैं चर्चा को किस दिशा में लेकर के जा रहा हूं। मैंने सिर्फ यहां पर आरोप लगाने के लिए नहीं बुलाया। सिर्फ आरोप मत लगाएं, उसके साथ प्लान भी बताएं। केसी मलकानिया जी, केसी मलकानिया जी, केसी मलकानिया जी, केसी मलकानिया जी, गर्ग साहब थोड़ा सा शांत हो जाए। मैं मलकानिया जी से एक रिएक्शन लूंगा, ठीक है? जो भी पार्टी सरकार में आती है वो बड़े बड़े वायदे करके आती है, और कुछ तो ऐसे हैं जो सरकार में आने से पहले वायदे कर लेते हैं। आप पंजाब में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है, 300 यूनिट तक आप। अरे लोहान साहब भाई आप चुप हो जाए, मलकानिया जी की बात को सुन ले, ठीक है, हो गया। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका काम नगण्य है, ये शून्य है। इन्होंने जनता को महंगाई से त्रस्त कर दिया, ये सुन चुका हूं। ये सुन सुन के जनता के भी कान पक गए, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उससे कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है। देश जब से आजाद हुआ तब से महंगाई से निजात मिल रही है। जब से आजाद हुआ तब से देश महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा है कि महंगाई से क्यों जूझ रहे हैं हम लोग 70 सालों से। उसका जवाब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। ये कहेंगे कि इन्होंने ऐसा किया, आज इनेलो कहेगी कि बीजेपी ने ऐसा किया, कल को आप सत्ता में होंगे तो बीजेपी कहेगी कि इनेलो ने ऐसा किया, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों है। मलकानिया साहब, ठीक है। लोहान साहब अब आरोप प्रत्यारोप नहीं, मेरे पास समय भी बहुत कम है। गर्ग साहब एक सेकंड शांत हो जाए। मलकानिया साहब, केसी मलकानिया जी, नहीं, केसी मलकानिया जी, केसी मलकानिया जी की बात को सुनेंगे। लोहान साहब, ठीक है, हो गया, आरोप प्रत्यारोप हो गए। आरोप के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, आरोप के अलावा आप लोगों के पास कुछ नहीं, केवल आरोप लगाएं। आरोप लगाने के लिए अभी चुनाव आएगा, बहुत आराम से आरोप लगाइएगा, खूब कैंपेनिंग करिएगा, खूब आराम से आरोप प्रत्यारोप करिएगा। अभी इस चर्चा के अंदर मुझे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, ठीक है? पैसा आएगा तो आएगा कहां से? ये जो मुफ्तखोरी है ये बंद करनी होगी, और इसके साथ साथ जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो पहले ये बताए कि हमारे पास पहले कितना कर्जा था, हम आगे कितना कर्जा छोड़ के जा रहे हैं, देश को दिवालिया कहां तक हम बनाएंगे, इसका ख्याल रखना होगा। जो चुनावी वायदे हैं वो उनको पूरे करती है नहीं करती है, भी हमें देखना होगा। तब तक ईमानदारी से सरकार नहीं चलाएंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तब तक ये जो महंगाई है कम नहीं हो सकती। आपने एक सवाल किया है महंगाई पर कुछ कैसे लगेगा? आयुष जी, आपने एक सवाल किया, ठीक है। लोहान साहब भाई अब सुन लें, देखो थोड़ा सा सुन लें, ठीक है? लोहान साहब ना, लोहान साहब ऐसे नहीं, देखिए, ठीक है। लोगों को और कर्जाई बनाए, आम जनता को अपहाइज बना दिया है इन पार्टियों ने, वायदे कर करके कर्जा ना मोड़ो, बिजली के बिल ना दो। चलिए ठीक है, अब आप लोग इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। हालांकि मुझे ये उम्मीद थी कि आज इस चर्चा से कोई सकारात्मक निष्कर्ष की ओर हम लोग बढ़ेंगे, कुछ तो जवाब मिलेगा ना कि किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट है क्या महंगाई से निजात दिलाने का। लेकिन अफसोस किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं कि महंगाई से निजात आखिर जनता को मिलेगी कैसे। बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल